करेंगे क्लास 8 का चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। फूड इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। फूड लाइफ की बेसिक जरूरतों में से एक है। फूड हमें या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्यों चाहिए होता है? आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही है। रिकॉल करिए। फूड बॉडी के सारे फंक्शंस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। फॉर ऑल दीज फंक्शंस एंड लाइफ प्रोसेसेस वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, है ना? फूड बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए होता है और रिपेयर के लिए भी। और फ्रेंड्स, फूड बॉडी को वेरियस डिजीजेस से भी बचाता है। सो फूड इज नीडेड फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। तो समझ आया ना आपको कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड क्यों चाहिए? गुड। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये फूड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिलता कहां से है? तो फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स में केवल ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, है ना? एनिमल्स जिनमें ह्यूमंस यानी हम इंक्लूडेड हैं, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते और वो फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। और फ्रेंड्स, हम सबको फूड चाहिए और आपको तो पता है कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। So how can we provide food to such a large number of people? हम इतने ज्यादा लोगों को फूड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? Obviously by producing food on a large scale. लार्ज स्केल पर यानी बहुत सारा फूड प्रोड्यूस करके। और इसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। फूड को ग्रो करना ही जरूरी नहीं है, उसको मैनेज करना, प्रोटेक्ट करना और डिस्ट्रीब्यूशन यानी हर किसी तक फूड को पहुंचाना भी जरूरी है। समझ आया ना आपको? और फ्रेंड्स, क्रॉप प्रोडक्शन यानी एग्रीकल्चर, यही तो है हमारा चैप्टर। कैसे फूड को यानी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, इन्हीं सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, 10,000 BCE तक लोग नोमैडिक थे, यानी दे यूज्ड टू वैंडर इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। उन्हें जो मिलता था वो खा लेते थे। रॉ यानी कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे। अक्सर वो जंगल में रहने वाले एनिमल्स का शिकार करके उन्हें खाते थे। धीरे धीरे उन्होंने प्लांट्स को ग्रो करना सीखा। उन्होंने राइस, व्हीट और दूसरी फूड क्रॉप्स ग्रो की। फिर उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, उन्हें पालतू बनाया और इस तरह से उन्होंने अपना फूड प्रोड्यूस करना शुरू किया और अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी की। और इस तरह से ह्यूमंस फूड गैदरर्स से फूड प्रोड्यूसर्स बन गए। The humans became food producers from food gatherers. अब फ्रेंड्स, अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये जो क्रॉप्स ग्रो करना है और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना है, ये आता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर यानी वो अप्लाइड साइंस जो क्रॉप, प्लांट्स और ह्यूमंस के लिए यूजफुल एनिमल्स के मास प्रोडक्शन से डील करती है। सो व्हाट इज एग्रीकल्चर?
Agriculture is an applied science that deals with the mass production of crop, plants and animals useful to human beings. समझ आया ना आपको एग्रीकल्चर क्या है? गुड। अब फ्रेंड्स हमने अभी तक में बहुत बार एक टर्म यूज किया है क्रॉप। आपको पता है इसका मतलब क्या है? फ्रेंड्स जब एक ही तरह के प्लांट्स को एक जगह बहुत लार्ज स्केल पर ग्रो किया जाता है, यानी बहुत सारे न्यूमरस प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, तो उसे कहते हैं क्रॉप। सो प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड grown at one place on a large scale is called a crop. समझ आया ना आपको? Plants of the same kind grown at one place on a large scale is called a crop. जैसे a crop of wheat मतलब a crop of wheat यानी उस फील्ड में बहुत सारे प्लांट्स हैं और सारे wheat यानी गेहूं के हैं, और ये जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनमें जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे हम क्रॉप प्रोड्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉप प्रोड्यूस। द प्रोडक्ट ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स इज कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस। जैसे अगर व्हीट क्रॉप ग्रो की तो उससे हमें व्हीट के ग्रेन्स मिलेंगे, वो हो गया क्रॉप प्रोड्यूस। मेज क्रॉप ग्रो की तो उससे जो कॉर्न कॉब्स या कॉर्न के ग्रेन्स मिलेंगे वो हो गए क्रॉप प्रोड्यूस। समझ आया ना आपको? फ्रेंड्स इंडिया में बहुत सी तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, जैसे वो क्रॉप्स जिससे सीरियल्स मिलते हैं, व्हीट, राइस, मेज, बाजरा। वो क्रॉप्स जिनसे पल्सेस यानी दालें मिलती हैं, ग्राम यानी चना, मूंग। बहुत सारे तरह के वेजिटेबल्स जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर और ब्रिंजल, और फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, एप्पल, पियर और गुआवा। हम वो क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं जिनसे हमें स्पाइसेस यानी मसाले मिलते हैं, जैसे कार्डेमम, इलायची और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। वो क्रॉप्स जिनसे शुगर मिलती है, जैसे कि शुगर केन यानी गन्ना। फ्रेंड्स वी आल्सो ग्रो ऑयल क्रॉप्स, मींस क्रॉप्स फ्रॉम व्हिच वी गेट ऑयल। वो क्रॉप्स जिससे हमें ऑयल यानी तेल मिलता है। और इसके अलावा हम और भी बहुत सारी डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो देखा आपने कितनी डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स इंडिया में ग्रो होती हैं। फ्रेंड्स इंडिया एक बहुत ही वास्ट, बहुत बड़ी कंट्री है। ये जो डिफरेंट तरह की क्रॉप्स हमने देखी, ये इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो करती हैं, क्योंकि हर एक रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर में वाटर का अमाउंट और रेनफॉल यानी बारिश वेरी करती है। किसी जगह पर कम बारिश, कहीं पर ज्यादा, कहीं बहुत ह्यूमिडिटी, कहीं बहुत कम। अलग अलग जगह अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो करती हैं, क्योंकि हर एक क्रॉप की अलग रिक्वायरमेंट होती है। So a rich variety of crops is grown in different parts of the country because the climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. But despite of this diversity, there are two broad cropping patterns. इस विविधता यानी डिफरेंट टाइप्स के बाद भी इंडिया में क्रॉप्स के दो ब्रॉड या मेन टाइप्स हैं, और आपको पता है ये क्या है? ये हैं खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। The two main cropping patterns in India are खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। पहले देखते हैं खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन में सो की जाती हैं उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। The crops that are sown in rainy season are called खरीफ क्रॉप्स। इंडिया में मॉनसून यानी रेनी सीजन जनरली जून से सितंबर होता है, तो ये क्रॉप्स मॉनसून सीजन के शुरुआत में यानी जून जुलाई में सो की जाती हैं और मॉनसून सीजन के एंड में यानी सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट कर ली जाती हैं।
ये क्रॉप्स ग्रोथ के लिए मॉनसून रेन पर डिपेंडेंट होती हैं। खरीफ क्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून रेन फॉर देयर ग्रोथ। फ्रेंड्स, खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं राइस यानी पैडी, कॉटन, मेज, सोयाबीन और ग्राउंडनट। The different examples of kharif crops are rice or paddy, cotton, maize, soyabean and groundnut. Next है रबी क्रॉप्स। फ्रेंड्स, वो क्रॉप्स जो विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। The crops that are grown in winter season are called रबी क्रॉप्स। ये क्रॉप्स विंटर सीजन के शुरू में यानी अक्टूबर नवंबर में सो की जाती हैं और विंटर के एंड में यानी मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट की जाती हैं। These crops do not depend on monsoon for their growth और ये क्रॉप्स अपनी ग्रोथ के लिए मॉनसून पर डिपेंड नहीं करती। और फ्रेंड्स, रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं wheat, gram, pea, mustard or linseed. The different examples of rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. और फ्रेंड्स, इसके अलावा समर्स में यानी गर्मियों में बहुत सी जगहों पर दालें और सब्जियां भी ग्रो की जाती हैं। Pulses and vegetables are grown during summers at many places. क्लियर हो गया? गुड। तो फ्रेंड्स, हमने अब पढ़ लिया कि अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग टाइम पर ग्रो की जाती हैं। तो बताइए, व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन? पैडी को हम विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो कर सकते? तो फ्रेंड्स, पैडी यानी राइस को ग्रो करने के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए और इसीलिए उसे हम मेनली रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, ना कि विंटर सीजन में। समझ आया ना आपको? तो फ्रेंड्स, चलिए इस मॉड्यूल में हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, मेन पॉइंट्स को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि फूड इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। फूड गिव्स अस एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल बॉडी फंक्शंस such as digestion, respiration and excretion. We need food for growth, development and body repair, and it also protects the body against diseases. Only green plants make their own food. Animals depend on plants and other animals for their food. इसके बाद हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर क्या होता है। So agriculture is an applied science that deals with the mass production of crop, plants and animals useful to human beings. इसके बाद पढ़ा था crop क्या है। So plants of the same kind grown at one place on a large scale is called a crop. The product of cultivated plants is called crop produce. There are two broad cropping patterns in India and these are kharif crops and rabi crops. The crops that are sown in the rainy season are called kharif crops. Rice, maize, soyabean, groundnut and cotton are kharif crops. The crops that are sown in the winter season are called rabi crops. Wheat, gram, pea, mustard and linseed are rabi crops. तो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। हमने प्रीवियस मॉड्यूल में डिस्कस किया था क्रॉप्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, यानी खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के बारे में। अच्छे से समझ आया था ना आपको? गुड। तो क्या आप इन क्रॉप्स को खरीफ और रबी क्रॉप्स में डिवाइड कर सकते हो? पैडी, व्हीट, मेज, पी, ग्राउंडनट और मस्टर्ड। अगर इन सभी क्रॉप्स को खरीफ और रबी क्रॉप्स में क्लासिफाई करें तो
खरीफ क्रॉप कौन सी होगी? बिल्कुल सही, पैडी, मेज, ग्राउंडनट, ये सभी हैं खरीफ क्रॉप्स। और वीट, पी और मस्टर्ड, ये सभी हैं रबी क्रॉप्स। इसका मतलब आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती क्या हैं? So friends, agricultural practices are the activities in a particular sequence undertaken by farmers over a period of time to cultivate a good crop. यानी agricultural practices वो practices हैं जिन्हें एक अच्छी क्रॉप को ग्रो करने के लिए फार्मर्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में यानी एक के बाद एक करते हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करके यूज करके हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं। समझ आया ना आपको? अब फ्रेंड्स आपको पता है कि ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कौन-कौन सी हैं? ये देखिए, ये हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सॉइल को प्रिपेयर करना। सॉइल प्रिपरेशन में दो प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती हैं। कौन-कौन सी हैं ये? प्लाउइंग और लेवलिंग। उसके बाद आता है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, यानी सीड्स को सेलेक्ट करना और उसके बाद सॉइल में उन्हें सो करना, बोना। देन कम्स रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, मैन्योरिंग, यानी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना, जिसे हम मैन्योरिंग भी कहते हैं। फिर आता है इरिगेशन, यानी क्रॉप प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करना। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना। हार्वेस्टिंग, यानी जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाएं तो उन्हें काटना और कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। और लास्ट है स्टोरेज, जो भी क्रॉप प्रोड्यूस हमें ऑब्टेन हुआ है उसे स्टोर करना। तो ये सारी हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। समझ आया ना आपको? एक बार फिर से लिस्ट कर लें। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लाइंग एंड लेवलिंग, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, मैन्योरिंग, इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। अब फ्रेंड्स हम इन सब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में एक-एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। तो फ्रेंड्स कोई भी क्रॉप ग्रो करने का सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। इसमें सॉइल को टर्न किया जाता है, यानी उल्टा पलटा जाता है और लूज किया जाता है। सॉइल प्रिपरेशन में दो स्टेप्स होते हैं। ये दो स्टेप्स हमने अभी डिस्कस किए थे, प्लाउइंग और लेवलिंग। प्लाउइंग, व्हाट इज प्लाउइंग? प्लाउइंग क्या होती है? तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लाउइंग और टिलिंग। फ्रेंड्स सॉइल को लूज करने की और उलट पलट करके ऊपर की सॉइल नीचे और नीचे की सॉइल को ऊपर करने को हम कहते हैं प्लाउइंग। और प्लाउइंग हम कैसे करते हैं? प्लाउइंग करते हैं बाय यूजिंग अ प्लाउ। प्लाउ को यूज करके। ये प्लाउ या तो बैलों का यानी बुल्स का एक पेयर कैरी करता है या फिर ये ट्रैक्टर से मूव होता है। प्लाउइंग इज डन बाय यूजिंग अ प्लाउ दैट इज आइदर ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और ड्रिवन बाय अ ट्रैक्टर। फ्रेंड्स प्लाउ के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं कि प्लाउइंग यानी सॉइल की लूजनिंग क्यों जरूरी है। तो फ्रेंड्स लूजनिंग ऑफ सॉइल इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पहला रीजन है कि सॉइल जब लूज हो जाती है तो प्लांट की रूट्स सॉइल की लेयर्स में अंदर तक चली जाती हैं। लूज सॉइल हेल्प्स रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर थ्रू द लेयर्स ऑफ द सॉइल। और जब रूट्स
सॉइल में अंदर तक चली जाती हैं तो प्लांट सॉइल में अच्छे से यानी फर्मली फिक्स हो जाता है, अटैच हो जाता है। सो व्हेन रूट्स पेनिट्रेट डीपर इनटू द लेयर्स ऑफ सॉइल, इट हेल्प्स टू फिक्स द प्लांट मोर फर्मली। दूसरा है कि जब सॉइल लूज होती है तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा स्पेस होती है, और ज्यादा स्पेस का मतलब उसमें ज्यादा एयर प्रेजेंट होगी। इससे क्या होगा? इससे क्रॉप प्लांट्स अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे। सो लूज सॉइल पार्टिकल्स हैव मोर एयर स्पेसेस दैट हेल्प द रूट्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स टू ब्रीथ बेटर। अब बात करते हैं तीसरे एडवांटेज की। जब सॉइल लूज होती है तो उसमें अर्थवर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ अच्छे से होती है। लूज सॉइल प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है अर्थवर्म्स सॉइल में रहते हैं और सॉइल को टर्न और लूजन करते हैं, और उसमें वो ह्यूमस भी ऐड करते हैं, और इसी कारण से अर्थवर्म्स को फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है। सो अर्थवर्म्स लिव इन सॉइल, they turn and loosen the soil, they also add humus to the soil, and thus they are called farmers friends. Friends, आपने previous classes में पढ़ा है कि soil में minerals, water, air और कुछ living organisms भी होते हैं। ये हमने अभी डिस्कस किया कि soil में micro organisms भी present होते हैं। तो soil में कुछ organisms होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करना यानी बॉडी को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देना। इससे डेड ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल में रिलीज हो जाते हैं, और प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या हुआ? द सॉइल ऑर्गेनिजम्स decompose the dead plants and animals, and various nutrients in the dead organisms are released back into the soil, and these nutrients are again absorbed by the plants. अब क्योंकि soil की कुछ सेंटीमीटर्स तक की टॉप लेयर प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है, तो लूजनिंग और टर्निंग से न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऊपर की तरफ आ जाती है, जिससे कि प्लांट इन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सके। सो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स यूज दीज न्यूट्रिएंट्स अगेन। अब फ्रेंड्स, जो लूज सॉइल होती है वो ज्यादा पानी होल्ड कर सकती है, और वो भी ज्यादा समय तक। इससे रूट्स ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ये भी एक फायदा है लूजनिंग ऑफ सॉइल का। लूज सॉइल पार्टिकल्स होल्ड मोर वाटर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, एंड दिस हेल्प्स द रूट्स टू एब्जॉर्ब मोर वाटर। लूज सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इजीली मिक्स हो जाते हैं, और सॉइल को लूज करने की प्रोसेस में फील्ड से वीड्स को भी रिमूव कर सकते हैं। समझ आया ना आपको? लूज सॉइल mixes with manure and fertilizers more easily, and loosening of soil helps to remove weeds from the field. तो फ्रेंड्स, समझ आया ना आपको कि कैसे loosening and turning of soil क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जरूरी है? तो फ्रेंड्स, हमने इस मॉड्यूल में जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, चलिए एक बार हम जल्दी से मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर द एक्टिविटीज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस undertaken by farmers over a period of time to cultivate a good crop. The various agricultural practices are preparation of soil, plowing and leveling, selection and sowing of seeds, replenishment of nutrients in the soil, manuring, irrigation, crop protection, harvesting and storage. फिर फ्रेंड्स हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल
Loose soil promotes the growth of earthworms and microorganisms. Earthworms add humus to the soil. Soil organisms decompose the dead plants and animals and release the nutrients back into the soil. These nutrients are again absorbed into the soil. Loose soil particles hold more water for a longer duration. This helps the roots to absorb more water. Manure and fertilizers easily mix in loose soil. And friends, loosening of soil helps to remove weeds from the field also. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आप इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइजेस करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। बट फ्रेंड्स, एक्सरसाइजेस करने के बाद उन्हें अपनी नोटबुक में जरूर लिखिएगा, जिससे आपको लंबे समय तक याद बना रहे। हमने प्रीवियस मॉड्यूल में प्लाउइंग के बारे में डिस्कस किया था और हमने जाना था कि प्लाउ की हेल्प से होती है। प्लाउइंग इज डन विद द हेल्प ऑफ अ प्लाउ। प्लाउ क्या है? प्लाउ एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यानी वो क्या होते हैं? So the various tools that are needed during agricultural practices are called agricultural implements. वो सारे tools जो agricultural practices के लिए यूज होते हैं उन्हें हम agricultural implements कहते हैं। ठीक है, तो प्लाउ एक agricultural implement है, एक टूल है जो एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। ठीक है ना? Plough is an agricultural implement or tool. Friends, plough की तरह और भी tools या implements है जैसे hoe और cultivator. Some agricultural tools or implements are plough, hoe and cultivator. तो चलिए इन सभी tools के बारे में जानते हैं। सबसे पहले plough. Plough क्या है? तो friends, प्लाउ एक एग्रीकल्चरल टूल है जो जनरली वुड से बना होता है, लकड़ी से बना होता है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन की स्ट्रिप होती है। इसे हम प्लाउशेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाउशेयर। प्लाउ का मेन पार्ट है वुड का एक लंबा सा रॉड या लॉग, जिसे हम प्लाउ शैफ्ट कहते हैं। प्लाउ शैफ्ट के एक तरफ एक हैंडल होता है और उसका दूसरा एंड एक बीम से अटैच होता है। ये बीम बुल्स यानी बैलों के नेक पर रखी जाती है। समझ आया आपको? A plough is generally made up of wood and it consists of a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of a plough is a long rod of wood called plowshare. And there is a handle at one end of the plough shaft and the other end of the plough shaft is attached to a beam. And this beam is placed on the bull's neck. Friends, plough को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए बुल्स के एक पेयर की और एक पर्सन की जरूरत होती है। One pair of bulls and a man can operate the plough. Nowadays, instead of wooden plough, iron ploughs are being used. आजकल wooden ploughs की जगह आयरन के ploughs यूज किए जाते हैं। plough को ancient time यानी पुराने समय से ही soil की tilling यानी plowing के लिए, turning of soil को turn करने के लिए, ऊपर की soil नीचे और
फिर से देखिए हो के बारे में। A hoe consists of a long rod of wood or iron. A strong, broad and bent iron plate is fixed at one end of the long rod. It works as a blade. At the other end, a beam is attached. This beam is placed on the neck of bulls. अब फ्रेंड्स आजकल प्लाउइंग एनिमल्स की जगह कल्टीवेटर से की जाती है, जो कि ट्रैक्टर से मूव होते हैं। ये देखिए, ये है कल्टीवेटर। इट इज ड्रिवन बाय ट्रैक्टर एंड यूज्ड फॉर प्लाउइंग। आपको पता है कल्टीवेटर से हमें क्या एडवांटेज है? फ्रेंड्स, कल्टीवेटर से लेबर और टाइम दोनों ही सेव होता है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर saves both time and labor. So, what is cultivator? Cultivator is an agricultural implement that is driven by a tractor. It is used for plowing and it saves labor and time. Friends, आपको समझ आ गए ना agricultural implements? इनकी बात हमने यहाँ पर इसलिए की क्योंकि ये सारे mainly plowing में यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। 2 स्टेप्स थे, बताइए कौन कौन से थे? वेरी गुड, प्लाउइंग और लेवलिंग। प्लाउइंग तो हम डिस्कस कर चुके, अब बात करते हैं लेवलिंग की। लेवलिंग, प्लाउइंग के बाद प्लाउड लैंड को लेवल में लाया जाता है और उसका सा प्रेस भी किया जाता है। इसे ही हम leveling कहते हैं। After plowing, the plowed land is leveled and pressed lightly. This is called leveling. पर ये करते कैसे हैं? Wooden plank यानी लकड़ी के एक टुकड़े से या आयरन के बने हुए लेवलर से। Leveling is done with the help of a wooden plank or iron leveler. ये आयरन या वुडन लेवलर फील्ड में एनिमल या ट्रैक्टर की हेल्प से मूव किया जाता है। A leveler can be driven by animals or by a tractor in the field. तो ये तो हो गई लेवलिंग की बात। अब ये लेवलिंग हम करते क्यों हैं? चलिए इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लाउइंग से फील्ड में सॉइल के बड़े-बड़े पीसेस इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें हम क्रम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रम्स। इन क्रम्स को ब्रेक करने के लिए यानी तोड़ने के लिए हम लेवलिंग करते हैं। The plowed field may have big pieces of soil called crumbs. Leveling breaks these crumbs. Leveling से वाटर और मैन्योर सॉइल में अच्छे से यानी यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। Leveling helps in uniform distribution of water and manure. लेवलिंग हो जाने से विंड से या वाटर से सॉइल का लॉस नहीं होता है और सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। लेवलिंग प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। फ्रेंड्स, कभी-कभी मैन्योर को प्लाउइंग से पहले डाल देते हैं, जिससे कि मैन्योर प्रॉपर्ली सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हमने अभी तक क्या सीखा है? चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट के बारे में जाना था। The various tools that are needed during agricultural practices are called agricultural implements. Some agricultural implements are plow, hoe and cultivator. A plow mainly consists of a plowshare and plow shaft. A plow is used for tilling, plowing and turning of soil, adding fertilizers in soil and for removing weeds. A hoe is an agricultural implement that is used for loosening of soil and removing of weeds. A cultivator is driven by tractor and is used for plowing. After plowing, leveling is done. Leveling is done with the help of a wooden plank or iron leveler. Leveling